सरोकार नहीं था। जी, अधीर जी आपके पास आता हूं। आपने अनिल सिन्हा जी की बात भी सुनी और हिमांशु जी की बात भी सुनी। एक अपील करना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शक मित्रों, आप हमारे इस चैनल की न्यूज टाइम की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसमें ओपन है बहुत, टोकन अमाउंट के साथ, और छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं सुपर स्टिकर के द्वारा, जिसमें एक सनम वासुदेव का शुक्रिया अदा करूंगा मैं। और साथ में आपके साथ 2 दिनों के अंदर बैंक अकाउंट नंबर और यूपीआई के कॉन्टेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन इस चैनल को कर सकें, ताकि वो हमें भी प्रेरणा दे। अधीर रोहल साहब, ये नया भारत है आपके सामने है। क्या कहते हैं ना कि जब विष के बीज बोओगे तो फल भी वैसे लगेंगे। और एक ऐसी बेहूदगी से, कि ऐसी बदतमीजी के साथ समाज का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर ये जो भारत आपके सामने है वो असभ्यता की निशानी है, असंस्कृति की निशानी है, असम्मान की निशानी है। लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं कि आप कौन सी संस्कृति और कौन से संस्कारों की बात करते हैं। बेटियों के साथ आप ऐसा बिहेव करते हैं, जो पहलवान बेटियां हैं, किसानों के साथ बिहेव करते हैं, आम आदमी के साथ बिहेव करते हैं, और ये इन जैसे यौन शोषणकर्ताओं का आप सपोर्ट करते हैं। ये सरकार का जो असली विभत्स चेहरा है अब सामने आया है। और उसके बाद भी अगर अफीम खाए लोगों को ये नजर ना आए, तो ये हमारी समाज का एक बेहुदा चेहरा, चाहे राजनीति के रूप में हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था के रूप में हो, सामने निकल कर आ रहा है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो कहीं से भी एक सभ्य समाज नजर नहीं आता, चंद लोगों को छोड़कर। अधीर रोहल साहब। धन्यवाद दिनेश जी। आपने पहले जिक्र किया था, उस समय मेरा इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम था यहाँ पर, और जो हिमाचल में समस्या रही वो। सर हालचाल कैसे है? हिमाचल में बहुत विनाश हुआ है, आप पहले बताइए। आप सब लोग कुशल मंगल से हैं, सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, धन्यवाद दिनेश जी चिंता के लिए, कि आपने हिमाचल के लोगों की चिंता अब मैं अपने लफ्ज कहे, और उन सरोकारों से आप जुड़े थे, जबकि हमारा जो नेशनल मीडिया है वो महानगरों के गड्ढे दिखाता रहा। लेकिन कोई बात नहीं। और जो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा है वो हर राज्य किसी को भी सहने पड़ सकती है, कुदरत के साथ हम नहीं लड़ सकते। लेकिन यहाँ पर जो ज्यादातर तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, उसके लिए सिस्टम जिम्मेदार रहा। और सिस्टम का वो हिस्सा कि आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चुनाव क्षेत्र थुनाग में क्या हो रहा था, कि किस तरह हम पेड़ों की सभी लोग चिंता करते हैं, लेकिन उनके चुनाव क्षेत्र का जो वीडियो आया कि पेड़ के पेड़ आकर दरिया में बह गए और सड़कों पर आ गए और थुनाग बाजार में आ गए, वो पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का चुनाव क्षेत्र था। और वहां पर पेड़ लगातार काटे जा रहे थे और मिट्टी के अंदर दबा दिए गए थे। लेकिन जब वो मिट्टी सहन नहीं कर सकी, मिट्टी के अंदर पानी इतना ज्यादा भर गया, तो वो पेड़ जो काटे गए थे, वो होता ये दिनेश जी कि यहाँ देवदार की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है, तो वो पेड़ काट कर रख दिए गए थे सुखाने के लिए, कि वो सूख जाए, और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी ताकि अगले बरस उनको अच्छे दामों पर बेचा जा सके। और ये पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का चुनाव क्षेत्र था। तो ये सिस्टम के ऐसे ऐसी वजहों से कई जगह जो चीजें हुई, और बिना सोचे समझे जो हमारे 4 लेन बन रहे हैं और जो सड़कें बन रही हैं, तो उसका विनाश हिमाचल झेल रहा है और बाकी पहाड़ी राज्य झेल रहे हैं। बाकी चीजें जो आपका सवाल था उसमें मैं आऊंगा, कि आपने जिक्र किया कि अभी ब्रजभूषण शरण सिंह। दिनेश जी एक साफ सी बात है, जो पार्टी मनुस्मृति को मानती हो, जो शूद्रों के बारे में क्या कहती हो, जिनके लिए सिर्फ ब्राह्मण ही सबसे ऊंची जाति है, ब्राह्मण अगर कोई अपराध भी करते तो उसके लिए क्षमा योग्य है, राजपूत किस तरह से हैं, शूद्र किस तरह से हैं, वैश्य किस तरह से हैं, तो वो सारी चीजें हैं। महिलाओं की क्या स्थिति है वहां पर, महिलाओं के लिए मनुस्मृति में क्या कहा गया है, तो ये उस विचारधारा की पार्टी है। और अभी अनिल जी ने जैसे कहा कि जो नैतिकता की बात या जिस नैतिक बल की उम्मीद हम भारतीय जनता पार्टी से करते हैं, और मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है दिनेश जी कि अटल बिहारी वाजपेयी को कुछ लिबरल लोग भी, सो कॉल्ड लिबरल, कि बहुत अच्छा प्रधानमंत्री था, वो बिल्कुल नहीं मानता हूं मैं अटल बिहारी वाजपेयी को भी इस देश के लिए अच्छा प्रधानमंत्री। वो ये व्यक्ति था, हम सबके पास आज भी वो वीडियो हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद
वहां पर क्या बातें अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, भले ही स्वर्गीय हैं, लेकिन मेरी नजर में ऐसे व्यक्ति जो देश के विभाजन के लिए लकीरें खींच रहा हो, वो कभी भी सम्मानीय नहीं हो सकता। तो उस परंपरा के ये लोग हैं। बाकी अभी हिमांशु भाई ने सारी चीजें साफ कर ही दी हैं कि गुजरात में जो चीजें 2002 से लेकर 2012 के बीच, अगर कोई अपने सत्य का जर्नलिज्म कर रहा है, जो सामने दिख रहा है, सच को सच और झूठ को झूठ बोल रहा है, तो उसे गुजरात विद्रोही कहा जा रहा है। आज वही सब तो बाकी लोगों को सुनने पड़ रहे हैं कि इस देश के अंदर जो आदमी सच कहना चाह रहा है तो उसे देशद्रोही कहा जा रहा है। उस समय गुजरात विद्रोही कहा जा रहा था जब ये गुजरात मॉडल था, और जब ये गुजरात मॉडल इस देश के सामने आता है तो ये यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी कहना चाहता है, सच सामने लाना चाहता है, तो वो देशद्रोही है, पाकिस्तान चला जाए या कुछ भी कर ले। लेकिन ये जो मॉडल है ये अब ध्वस्त हो रहा है और इसका ढहना शुरू हो चुका है, और इसके ढहने की शुरुआत पिछले 1-1.5 साल से हो चुकी थी। आप सामने देखिए कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह पहले ही महिलाओं के मामले में उनके उत्पीड़न और शोषण का आरोपी है, और उसके बावजूद कल वो एक पत्रकार, जो एक महिला पत्रकार थी टाइम्स मिरर की, फिर एक महिला के साथ बदतमीजी करता है। तो वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, और जिसके लिए स्मृति ईरानी और वो झाड़ फूंक कर लाए गए इनके रविशंकर प्रसाद, जो खुड्डे लाइन लगा दिए गए हैं, लेकिन उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कोई नहीं बचते, तो रविशंकर प्रसाद या स्मृति ईरानी या अनुराग ठाकुर हमारे हिमाचल प्रदेश के ऐसे ऐसे लोग लाए जाते हैं सामने, क्योंकि जो पहले से ही एक निहायत ही गलत तरीके से बात करते हैं। लेकिन ब्रजभूषण सिंह का चरित्र कल एक बार दोबारा से सामने आया है कि किस तरह टाइम्स मिरर की एक महिला पत्रकार के साथ उसने बदतमीजी की है, और सारी चीजें जो अभद्रता है और जिस नैतिकता की हम बात भारतीय जनता पार्टी से करते हैं, तो उसका जो मातृत्व संगठन है आरएसएस, उस आरएसएस की जड़ें ही इस देश में जाति के अंदर भेदभाव करने की है। और आप देखिए कि आरएसएस से अगर इतना बड़ा राष्ट्रीय संगठन है, तो आज तक एक महिला को क्यों उन्होंने अपना सरसंघचालक क्यों नहीं बनाया, क्यों हौसला नहीं कर पाए? सारी चीजें उनकी आगे देखिए, क्यों एक शूद्र के आरएसएस नहीं में शामिल नहीं होता होगा? हमारे अड़ोस पड़ोस में हम देखते हैं कि एक शूद्र भी आरएसएस को कहता है कि मैं आरएसएस का मेंबर हूं, लेकिन आज तक एक आरएसएस के अंदर एक भी सरसंघचालक शूद्र नहीं आया। हर जगह ब्राह्मणवाद। तो जो अनिल जी अभी कह रहे थे कि इस देश के अंदर हिंदू धर्म को बांटना ही, मैं हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अलग अलग मानता हूं। हिंदू धर्म एक बहुत बड़ी संस्कृति है, लेकिन ये जो हिंदुत्व के पैरोकार है ये एक्सपोज हो रहे हैं, और बार बार एक्सपोज हुए हैं 1925 से लेकर आज तक 2023 तक। पिछले 98 सालों में ये जो हिंदुत्व के पैरोकार है, नागपुर से बैठे जो ये आधी पैंट पहनने वाले, जिन्हें अब शर्म आ रही है और आधी निक्कर से पैंट पे आए हैं ये, क्योंकि इन्हें मुंह दिखाना था कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें दिनेश जी हम सबके सामने हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता देखिए कि आने वाले दिनों में, हिमांशु भाई ने अभी जिक्र किया कि हमें कोई बिल्कुल इसकी वो नहीं थी, हम बिल्कुल संतुष्ट थे कि ये होगा। मीडिया को डिवाइड किया गया है, हिंदुओं को डिवाइड किया गया है, और जहां मीडिया को डिवाइड किया गया वो बिल्कुल सही हिमांशु भाई ने कहा कि कुछ लोग वो पहले डिवाइड करो, और फिर वो जो डिवाइड करने वाले लोग थे, आज भी जो हिमांशु भाई ने बात की, आज से 10, 15, 20 साल पहले हम ये बात सुनते थे कि जहां भी हम बात करते थे कि किसी मीडिया कर्मी के साथ कुछ हुआ है, दिनेश जी अगर आज आप देखेंगे, क्या किसी प्रेस क्लब ने कहीं से कोई आवाज, जो कल घटना ब्रजभूषण शरण सिंह ने बदतमीजी की है, किसी प्रेस क्लब ने उसको कंडेम किया है पूरे देश में? आज सारे देश के प्रेस क्लब किस तरह चल रहे हैं और क्या किया जा रहा है वहां पर? सिर्फ दिल्ली प्रेस क्लब अभी तक थोड़ी सी अपनी रीढ़ की हड्डी खड़ी रखे हुए है, क्योंकि वहां फिर कुछ लोग बड़े मुश्किल से अपनी उस संस्था को बचाए हुए हैं और समय पर वो बात करते हैं, लेकिन बाकी लोग कहीं पर भी अपने मुंह से इस सिस्टम के खिलाफ बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिनेश जी सत्य सबके सामने आ रहा है। बाकियों की क्या बात